सो हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी और प्रिपरेशन को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पहला लेक्चर ये कर रहे हैं रीजनिंग क्लास का। और बहुत सारे क्वेश्चंस है रीजनिंग का और अलग अलग एग्ज़ाम का PYQs है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हर तरीके का क्वेश्चंस जो रीजनिंग से बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक से, वो सब कुछ मैंने कवर करवाने का कोशिश की है इस लेक्चर में। तो आप लोग ध्यान से देखिए और जितना डिटेल में हो सके मैं समझाऊंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में आए हैं, वो साइड में क्वेश्चन के बगल में आपको मेंशन मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो का मतलब इस क्लास का जो PDF है, वो आप सभी को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, SSC CGL में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो जब भी कभी ऐसे रिपीटेड टाइप का क्वेश्चंस दे देगा कि कुछ अल्फाबेट्स बिखरा हुआ है और बीच बीच में ऐसे ब्लैंक्स दिया हुआ है और उन सभी चीज़ों को आपको सिक्वेंशियली समझ के भरना है, तो देखो कैसे करोगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पहले जो भी अल्फाबेट्स जैसे दिए हैं विद ब्लैंक्स वो पहले लिख लो। तो L ब्लैंक्स UA ब्लैंक्स Z ब्लैंक्स N ब्लैंक्स AP ब्लैंक्स L ब्लैंक्स U ब्लैंक्स PZ। ये है। अब पूरा लिखने के बाद इसको गिन लो कि कितने अल्फाबेट्स है विद ब्लैंक्स। ब्लैंक्स भी आपको गिनना है, ये जो ब्लैंक्स है क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स भरना है लिख के, ठीक है। तो इसे भी गिनना है। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 अल्फाबेट्स है। अब 18 का जो मल्टीपल्स है वो लो। देखो 6 × 3 18 होता है, या फिर 3 × 6 18 होता है ना। तो सबसे पहले तुम्हें जो बड़ा वाला है वो ट्राई करना है, ठीक है। अगर इस बड़ा वाले से नहीं हो रहा तो छोटा वाला लेना। तो सबसे पहले बड़ा को देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिडिल में हाइपन दे दो, पार्ट कर लो, इससे आसानी होगा और टाइम भी बचेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब समझो, देखो कैसे रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे UA है, ठीक है। ये जो UA है, इस UA को देखो, इधर जो UA है इधर प्लेस कर दो, ये हो गया। इधर देखो A है, अब A के आगे क्या आएगा, A के पहले क्या आएगा, U ही आएगा ना। तो यहाँ पे UA हो गया। इधर A के बाद P है, तो P को इधर लिख दो। इधर A के बाद ऑलरेडी P है और P के साथ एक Z भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे P के बाद Z बैठा दो। यहाँ पे ऑलरेडी P के बाद Z है। अब बच गया तो L के बाद देखो यहाँ पे कौन है, N है, तो यहाँ भी L के बाद N होगा और यहाँ पे भी L के बाद N होगा। अब हो गया मेरा काम। देखो LNUAPZ, और यहाँ पे N के आगे तो L है, क्योंकि इधर L है तो L बिठा दो। तो LNUAPZ, और इधर देखो LNUAPZ, तीनों सेक्शन मैच होना चाहिए। मतलब जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है वो सभी पार्ट में जो भी तुम अल्फाबेट्स बिठाए हो वो एक सीक्वेंशियली होना चाहिए और मैच होना चाहिए हर एक पार्ट के साथ। ओके, तभी आंसर राइट होगा। तो क्या क्या हुआ देखो, मेरा कौन सा आया, N P L U Z
NA, है ना। तो NPLU, बस इतना देख के मैच कर लो ऑप्शन में, NPLUZNA, ऑप्शन डी, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। समझ आया? रिपीटेड सीरीज ऐसे करना है, ओके, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो रीजनिंग, बहुत सारे जो लोग हैं वो रीजनिंग को हल्के में लेता है, पर एक बात समझ लो कि रीजनिंग आपके जो आईक्यू लेवल है उस आईक्यू लेवल का टेस्ट करता है, इसीलिए रीजनिंग को कभी भी हल्के में मत लेना, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पजल का क्वेश्चन है, ओके। पजल का क्वेश्चन सोच समझ के करना एग्जाम हॉल में, और जल्दबाजी में नहीं करना है। देखो आउट ऑफ क्या बोल रहा है कि पहले जो क्वेश्चन में क्या बोला है वो पढ़ लो, कि डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, एग्जामिन केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। क्या बोला है कि आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स A B C and D, A and B प्ले फुटबॉल। तो लिख लो। देखो एक पहले चीज बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस का सी सेट में आया हुआ है, पार्ट बी सी सेट है, तो ये देख के घबराना ही नहीं है। यूपीएससी देख के क्वेश्चन आसान है, ओके। जो आसान आसान क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। यूपीएससी में भी मैं मानता हूँ काफी कठिन एग्जाम है, पर कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर कोई कर पाए। तो देखो क्या बोला है कि ए एंड बी प्ले फुटबॉल, बस सिंपली लिख लो कि फुटबॉल जो लोग खेलते हैं वो ए और बी, ऐसे लिख लो कि ए और बी फुटबॉल, ओके। और क्या बोला है, एंड क्रिकेट, ओके ओके, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो ये लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, है ना। ए और बी क्रिकेट भी खेलते हैं। और इसके बाद है बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, बी एंड सी जो है वो लोग क्रिकेट एंड हॉकी। इसके बाद बोला है कि ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ए और डी बास्केटबॉल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। बास्केटबॉल एंड क्या खेलता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। और जो सी एंड डी है ये लोग खेलते हैं हॉकी एंड बास्केटबॉल, जो सी और डी है ये लोग खेलते हैं हॉकी और बास्केटबॉल, ओके। तो क्वेश्चन में बोला है कि हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, मतलब तीनों ही खेलता है। ये फुटबॉल भी खेलता है, बास्केटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है। तो मार्क कर लो कि फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल। अब यहां से ढूंढो कि कौन तीनों ही खेल रहा है। देखो ए और बी जो कि है फुटबॉल क्रिकेट, मुझे फुटबॉल मिल गया। अब फुटबॉल, फुटबॉल को ढूंढो कि फुटबॉल 2 जगह पे है ना। वो कौन कौन है, ए बी है और ए डी है। अब यहां से मुझे ए कॉमन मिल गया फुटबॉल में, ओके। अच्छा अब देखो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल ये दोनों जगह पे है, तो बास्केटबॉल बास्केटबॉल जो कि मुझे कॉमन मिल गया है डी, डी कॉमन मिल गया है जो बास्केटबॉल खेलता है, और ए भी खेलता है बास्केटबॉल, ए भी बास्केटबॉल खेल रहा है। अब देखो हॉकी, हॉकी जो है वो सिर्फ ये 2 जगह पे है ना। हॉकी जो खेल रहा है वो है सी और डी, तो डी को अब देखो, डी हॉकी बास्केटबॉल दोनों ही खेल रहा है और डी फुटबॉल भी खेल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि डी ही ये तीनों खेल रहा है, हॉकी
फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, ये तीनों ही खेल रहा है। ओके, बस हो गया आंसर, ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, हो गया। यही था यूपीएससी का क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद एक ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आर इंटरचेंज्ड। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे दिया गया है, देखो नीचे ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे ये जो साइंस है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सबको आपस में इंटरचेंज करके सॉल्यूशन करना है। ओके, देखो तो पहले लिख लो 5 - 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 80 इंटू 10। अब कौन सा साइंस को आपस में इंटरचेंज करना है? देखो इफ प्लस एंड माइनस, मतलब प्लस के जगह माइनस आएगा और माइनस के जगह प्लस आएगा, ऐसे नीचे लिख लो। ओके, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई, ये आपस में चेंज होगा, तो मल्टीप्लाई इधर और इधर डिवाइडेड बाई। इसको पुनः लिख लो कि 5 + 4 गुना 9 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 10, ये हुआ मेरा। अभी अब सबसे पहले देखो बॉड मास के रूल के हिसाब से हमेशा सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास का रूल अप्लाई होगा, ठीक है, बॉड मास। तो देखो ये सबसे पहले जो इस इक्वेशन में देखो जो डिवाइडेड बाई है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। ओके, अगर इसमें ब्रैकेट रहता, जैसे कि फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, जिस हिसाब से रहता तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ये जो बी का मतलब है, इसका मतलब है ब्रैकेट्स, उसके बाद ओ मतलब ऑफ, इसके बाद डिवाइडेड बाई, तो पहले डिवाइडेड बाई हो गया, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन, तो इसको डिवाइड कर दो तो 8 आया, 10 से 80 अगर जाएगा तो 8 आएगा। इसके बाद देखो मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा, और उसके बाद होगा एडिशन, ये एडिशन होगा, उसके बाद होगा सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। तो लिखो कि 5 प्लस ये 4 और 9 आपस में गुना में है, तो 4 9 कितना हो जाएगा 36, और माइनस के 8। अब क्या होगा, एडिशन होगा, तो 36 और 5 कितना होगा 41, 41 से 8 जाएगा, सबसे लास्ट में जो है वो सब्ट्रैक्शन होता है, तो 41 से अगर 8 माइनस दोगे तो क्या होगा 33, और यही मेरा आंसर है जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, जिसको सिलॉग भी बोलते हैं। तो जब भी सिलॉग का क्वेश्चन आएगा हमेशा वेन डायग्राम बना के सॉल्व करना, वेन डायग्राम के बिना करने जाओगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अगर वेन डायग्राम बना लोगे तो आसान होगा सॉल्व करना, तुम अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, और वेन डायग्राम बनाना आना भी चाहिए। तो देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल ब्लूज आर रेड्स एंड ऑल ग्रीन्स आर ब्लूज, तो ऑल ग्रीन्स आर ब्लूज एंड ऑल ब्लूज आर रेड्स, ऑल ब्लूज आर रेड्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, को एग्जाम हॉल में तुम्हें टाइम बचाना है। तो अब कंक्लूजन पे चले आओ सीधा, ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। जब भी ऐसे कुछ बोलेगा कि पूरा ऐसा चीज किसी और चीज के अंदर है तो ऐसे बनता है। अब कंक्लूजन, नो रेड इज अ ब्लू, जो पहला कंक्लूजन है कि नो रेड इज अ ब्लू, नो रेड इज अ ब्लू, क्या ये सही है? ये
गलत है। क्यों? क्योंकि देखो रेड का कुछ हिस्सा ब्लू के साथ तो जुड़ा हुआ है ना, रेड का कुछ हिस्से में तो ब्लू है, तो नो रेड इज अ ब्लू, ये जो कंक्लूजन है गलत है। जो 2 नंबर कंक्लूजन है कि नो ब्लू इज अ ग्रीन, नो ब्लू इज अ ग्रीन, ये भी गलत है, क्योंकि ब्लू का कुछ हिस्सा तो ग्रीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। और 3 नंबर जो कह रहा है कि नो ग्रीन इज अ रेड, नो ग्रीन इज अ रेड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ग्रीन जो है वो तो रेड के अंदर है ना, ग्रीन ब्लू के अंदर है, जो ब्लू रेड के अंदर है, तो ग्रीन तो रेड का हिस्सा बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी, ये जो कंक्लूजन है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, नॉन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो, नॉन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है पिछले साल का। अब देखो, जब तुम्हारा 2 ऑप्शन सही हो गया था तो तुम तब भी जो तीसरा है, तीसरे को नहीं चेक करके ही आंसर लगा सकते थे, क्योंकि जो मेरा 1 और 2 है ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी तो गलत, और 2 है ऑप्शन डी में तो वो भी गलत, और 1 ऑप्शन ए में है तो 1 भी गलत, तो मेरा कुछ भी फॉलो नहीं होगा। ऐसे भी तुम टाइम बचा सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जब भी कभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो फैमिली ट्री बना के क्वेश्चन सॉल्व करना। P, Q, R, S, T and U are 6 members in a family and P is the husband of Q and वगैरह वगैरह चीजें दिया हुआ है। तो देखो, पहला जो कंडीशन है मुझे बोल दिया कि P is the husband of Q, कि P is the husband of Q। हमेशा हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो ऐसे साइन से सॉल्व कर लेना, ऐसे साइन से आइडेंटिफाई करना, और जो मेल कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर के जो ऊपर हमेशा प्लस साइन लगाना, और जो फीमेल कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर के ऊपर माइनस साइन लगा देना, समझने में आसानी होगा। अब बोला है कि यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू, यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू। सो क्यू का जो ब्रदर है वो है यू। जब भी भाई बहन का रिलेशन आएगा, ब्रदर सिस्टर का, तो एक ऐसे हाइफन से आइडेंटिफाई कर लेना। ओके, इसके बाद बोला है कि आर इज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ क्यू। तो देखो क्यू का जो ओनली ब्रदर है वो है यू, और यू का जो बेटा है वो है आर। ओके, तो आर बेटा हो गया। इसके बाद एस इज द सिस्टर ऑफ टी, एस इज द सिस्टर ऑफ टी। अभी टी मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसे अभी छोड़ दो। पी इज द फादर ऑफ एस, पी इज द फादर ऑफ एस। देखो जब भी बेटा बेटी का रिलेशन आएगा, मतलब जेनरेशन, ओके, मतलब नेक्स्ट जेनरेशन, तो ऐसे नीचे एक हाइफन देके आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, तो पी इज द फादर ऑफ एस, पी हो पापा है इसका। अब एस का जेंडर नहीं बोल दिया, तो इसका जेंडर जब मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी। ओके, अब टी का जो बचा हुआ है कि एस इज द सिस्टर ऑफ टी। ओके, देखो मेंशन कर दिया है कि एस इज द सिस्टर ऑफ टी, एस इज द सिस्टर ऑफ टी। अब टी का जेंडर मेंशन नहीं किया, तो हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, हाउ इज, ये जो यू है, यू रिलेटेड टू पी मतलब यू टी के साथ कैसे रिश्ते में है। तो देखो ये एस और टी आपस में सिबलिंग्स है ना, आपस में सिबलिंग्स है, और ये एस और टी का जो मम्मी पापा है वो है पी और क्यू। ओके,
ये एक फैमिली बन गया, ये एक अलग फैमिली है। और क्यू का भाई है यू, और यू का ये बेटा है, तो ये तो एक अलग फैमिली हो गया। तो ये जो यू है, यू के साथ टी का रिश्ता पूछा है ना, कि टी का कैसा लगता है यू। तो यू देखो, अब टी का जो मम्मी है वो क्यू है, और क्यू का भाई है वो यू है। तो यू क्या हो रहा है, यू यू एक तरह से मैटरनल अंकल हो रहा है टी का, है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, मैटरनल अंकल। ओके, पैटर्नल अंकल नहीं होगा, गलती से भी नहीं करना, क्योंकि यू क्यू का भाई है, ये माँ का भाई है ना। तो यू मैटरनल अंकल होगा, इसलिए मैटरनल का मतलब मम्मी का रिश्ता। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए सोच समझ के करना, हड़बड़ी में नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया था, एसएससी जीडी कांस्टेबल। ओके, कौन से क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ रहा है ये लेवल देख के समझ जाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। राम स्टार्टेड टू वॉक फॉर 5 किमी इन साउथ डायरेक्शन एंड 2 के लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 8 किमी। तो पहला कंडीशन बोल दिया कि एक व्यक्ति राम है जो 5 किमी चलता है साउथ डायरेक्शन में। मानो कि ये इधर राम खड़ा है और राम साउथ डायरेक्शन में जाएगा। देखो ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, तो राम इधर जा रहा है साउथ डायरेक्शन में। जब वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा तो उसका जो राइट है, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। और कितना किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर। तो साइड में लिख लो 5 किलोमीटर। ओके, अब एंड टूक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 8 किलोमीटर, मतलब इसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया एंड कितना किलोमीटर गया है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर गया। अगर वो लेफ्ट टर्न लिया तो उसका लेफ्ट और राइट किधर होगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। ओके, जिस साइड में टर्न ले रहा है उसी साइड में वो साइड हो जाएगा। मतलब अगर लेफ्ट में टर्न लिया है तो उधर ही लेफ्ट होगा और उसके ऑपोजिट में राइट होगा। ओके, अगर राइट में टर्न लिया होता तो उधर ही राइट होता, ऊपर राइट होता और नीचे लेफ्ट होता। ओके, अब क्या बोला है, ही देन टूक अनदर लेफ्ट टर्न, मतलब दूसरा एक लेफ्ट टर्न लिया है, अनदर लेफ्ट टर्न लिया है एंड वॉकड 5 किलोमीटर बिफोर टेकिंग ए राइट। ओके, एंड वॉकड 5 किलोमीटर। देखो तो 5 किलोमीटर और इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। ओके, अब क्या बोला है कि बिफोर टेकिंग ए राइट टर्न टू वॉक 7 किलोमीटर, मतलब इसके आगे ये टर्न लिया है, मतलब इसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया है, मतलब इधर टर्न लिया है। तो मैं ये अभी हटा दे रहा हूं। तो अभी इसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया, एक राइट टर्न लिया है और 7 किलोमीटर गया है। तो इधर लिख लो कि ये 7 किलोमीटर गया है, तो इधर राइट हो जाएगा और ऊपर लेफ्ट हो जाएगा। ओके, हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके, हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट, मतलब इधर जाके एंड हो गया, इधर जाके एंड हो गया और इधर स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ये कितना किलोमीटर का है, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। ये 7 किलोमीटर है और इधर का जो डिस्टेंस है ये तो 8 किलोमीटर है, क्योंकि देखो इधर जो 8 किलोमीटर है ये इतने डिस्टेंस का बराबर है, ठीक है। तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगा और इधर 7 किलोमीटर ऑलरेडी वो चले गया है, तो 8 और 7 कितना होगा, 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो होगा 15 किलोमीटर, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आरआरबी स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है, ऐसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे डिस्टेंस डायरेक्शन का उतना एफिशिएंसी आएगा। और समझना है, जैसे कि मैंने ऐसे समझाया, तुम्हें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर ये समझ लिया है तो ये क्वेश्चन तुम आसानी से कर दोगे। ओके, और ऐसे लिख लिख के करना, डिस्टेंस राइट एंड लेफ्ट ऐसे लिख लिख के एग्जाम हॉल में करना, आसानी से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हाल ही में जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ है ना सितंबर में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखो क्या बोल रहा है कि रेफर टू द फॉलोइंग लेटर एंड सिंबल सीरीज, ये लेटर एंड सिंबल सीरीज का क्वेश्चन है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ये जो इक्वेशन दे दिया गया है, इस इक्वेशन का जो तुम्हें ऑपरेशन करना है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। बाएं से तुम्हें लेफ्ट साइड से तुम्हें शुरू करना है और राइट साइड तक जाना है। ओके, राइट से लेफ्ट की तरफ आना नहीं है, लेफ्ट से राइट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर। मतलब जो लेटर, देखो बीच में लेटर रहेगा, इसके आगे प्रीसीडेड का मतलब है कि इसके पहले। ओके, प्रीसीडेड का मतलब है इसके पहले। ओके, इसके पहले सिंबल रहेगा, इसके पहले रहेगा सिंबल, और इसके बाद रहेगा लेटर, फिर से लेटर रहेगा। ओके, तो सिंबल लेटर लेटर ये रिलेशन बनेगा। ओके, सिंबल लेटर लेटर। अब देखो जो बोल दिया है कि ऐसे कितने सारे लेटर्स है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर। तो ऐसे लेटर कितने हैं, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ये जो बीच का लेटर है, ठीक है, ऐसे लेटर कितने हैं जिसके पहले एक सिंबल रहेगा और जिसके बाद में एक और लेटर रहेगा। ध्यान से देखो, आप जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है कि लेटर के आगे सिंबल, तो लेटर के आगे सिंबल, अब इसको लिख लो। देखो एग्जाम हॉल में तुम्हें लिखना नहीं है। ओके, एग्जाम हॉल में बस तुम्हें देख के कर देना है। @NF and question mark @Z Y N D C R T Z B equals to question mark Y question mark Q। ओके, ये है, इतने बड़ा इक्वेशन है, और इसका जो ऑपरेशन होगा वो ये लेफ्ट से शुरू होगा राइट तक जाएगा। तो अब देखो ऐसा सिंबल कितने हैं जिसके पहले सिंबल और बाद में लेटर, तो ये तो नहीं होगा। इस पे देखो, ये लेटर है, इसके आगे एक सिंबल है और बाद में लेटर है, तो मेरा ये हो जाएगा, ये एक बन जाएगा। और ये नहीं होगा क्योंकि ये सब सिंबल है। अब यहाँ पे देखो ये लेटर है, इसके आगे सिंबल, इसके पहले सिंबल और इसके बाद में एक लेटर, तो ये भी एक हो जाएगा। मतलब ये एक लेटर है और ये एक लेटर है। इसके बाद में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगी, ये नहीं, और नहीं है। देखो यहाँ पे सब लेटर है, इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, और इधर सब सिंबल है, तो मुझे दो ही सिंबल यहाँ से, मुझे दो ही लेटर यहाँ से मिला है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2।
ओके, लेटर एंड सिंबल सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान से देख के करना होता है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से सिलॉग का ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या बोला है देखो, मैंने क्या बोला था, वेन डायग्राम बना के करना। तो वेन डायग्राम बना लो। ऑल ड्रम्स आर बेल्स एंड ऑल व्हिसल्स आर बेल्स। ऑल ड्रम्स and all whistles are bells. All drums and all whistles are bells. ये बन गया मेरा वेन डायग्राम स्टेटमेंट का। अब कंक्लूजन देखो कि सम ड्रम्स और व्हिसल्स, क्या ड्रम और व्हिसल के अंदर कोई संबंध है? ड्रम और व्हिसल दोनों बेल्स का अंदर है, पर ड्रम और व्हिसल दोनों अलग अलग है। ओके, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला जो कंक्लूजन है वो गलत है। पहला जो कंक्लूजन है ये गलत है। एक किराएदार है, एक एग्जांपल के देके मैं समझा रहा हूं। एक किराएदार है और एक किराएदार का दो जो है, मतलब ये जो किराएदार है ये बेल किराएदार है। इन्होंने ये दो लोगों को अपना जो घर है वो रेंट पे दिया। तो ये दो लोग अलग अलग है और ये दोनों लोग अलग अलग घर में भी रहते हैं। तो ये दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, पर एक ही किराएदार के अंदर है। ओके, पहला कंक्लूजन यही था। अब दूसरा कंक्लूजन देखो, सम बेल्स आर ड्रम्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बेल्स का कुछ पार्ट ड्रम्स है, कुछ हिस्सा तो ड्रम है बेल्स का और कुछ हिस्सा व्हिसल्स है। तो दूसरा जो कंक्लूजन है ये सही हो गया। ओके, तीसरा जो कंक्लूजन बोला है कि सम बेल्स आर व्हिसल्स, ये भी सही है। सम बेल्स आर व्हिसल्स, बेल्स का कुछ हिस्सा व्हिसल भी है। तो तीसरा भी मेरा सही हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 2 and 3। बोथ कंक्लूजन 2 and 3 फॉलो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? ये जो ऑप्शन में 4 लेटर क्लस्टर दे दिया गया है, इनमें से कोई एक अलग होगा और बाकी जो 3 है ये सेम तरीके का है, यही बोल रहा है। और ये जो ऑड वन आउट है ये भावेल्स, कॉन्सोनेंट्स, ये सब के बेसिस पे नहीं होगा। ये जो नोट दिया हुआ है लास्ट में, ये भी देख लेना है, चेक कर लेना है तुम सभी को। ओके, देखो तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। GNY, TAH, AHO और ELS, ये दे दिया गया है। अब अगर एग्जाम हॉल में तुम्हें टाइम बचाना है तो हमेशा लास्ट से सॉल्व करना, मतलब पीछे से सॉल्व करना। ओके, ऐसे पीछे से सॉल्व करना, पीछे से। ओके, और बस ये 2 ही वर्ड को देखो, ये लास्ट का बस 2 ही जो अल्फाबेट है, ये 2 ही जो अल्फाबेट है लास्ट का, बस इसको चेक कर लो। देखो, इन से अगर तुम्हें वाई में जाना है तो कितने का डिफरेंस है? NOPQRSTUVWXY, तो 11, टोटल 11 का डिफरेंस है। ओके, ए से H जाना है तो ABCDEFGH 7, यहाँ पे जो डिफरेंस है ये डिफरेंस 7 का है। अब H से O तक जाना है, ABCDEFGH IJKLMNO, 7 का डिफरेंस है।
एल से अगर एस तक जाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये भी साथ है। तो अलग कौन सा हो गया? ये अलग हो गया, क्योंकि एन और वाई के बीच में जो डिफरेंस है वो टोटल 11 नंबर का डिफरेंस है। अगर एग्जाम हॉल में ऐसे तुम बस अल्फाबेट देख के अगर याद नहीं कर पाते हो कि तुम्हें कि इतने के बीच में कितना गैप है, हैं? तो घबराने का जरूरत नहीं है। ये देखो, इंसान है, सब कुछ रट्टा नहीं मार सकता है, पर तुम्हें जो 26 अल्फाबेट है ये पता होना चाहिए। और ऐसे एग्जाम हॉल में ABCD करके लिख लेना, कि अगर जल्दबाजी में तुम्हें याद ना हो या गलत हो जाए तो ऐसे पहले ही एग्जाम शुरू होने से पहले ऐसे ABCDEF ऐसे करके लिख लेना। ओके, टोटल 26 लिख लेना, तो तुम देख देख के कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, मुझे टोटल 26 अल्फाबेट याद है, इसलिए मैंने हाथ में गिन के कर लिया। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। ओके, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेटर एंड नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन देखो, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव में आया 2025, ये हाल ही में जो एग्जाम हुआ था IB का, उसी एग्जाम में आया। देखो क्या बोला है कि which of the following letter clusters will replace the question mark in the given series to make it logically complete? PLE 1, RJH 3, THK 9 and VFN 27। ये इक्वेशन दे दिया। अब एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन में लिख के मत करना। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो नंबर इस अल्फाबेट सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है वो ये चारों में ही अलग अलग है, सेम नहीं है। तो टाइम बचाने के लिए सबसे पहले ये नंबर पे ध्यान दो, 1, 3, 9, 7। देखो इस नंबर में कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है, और एक बार ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन भी देखो कि जो ये नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों नंबर ऑप्शन में भी हर एक ऑप्शन में अलग अलग है। तो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, ये क्लियरली तुमको समझ रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है। 1 से अगर 3 का गुना करोगे तो 3 होगा, 3 से अगर 3 का गुना करोगे तो 9 होगा, 9 के साथ 3 गुना करोगे तो 27 होगा। देखो गुना में 3, तो ये 3 हो जाएगा, गुना में 3 तो 9 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से ही है तो गुना में 3, 1 से 3 है तो गुना में 3, और 9 से 27 जाओगे तो गुना में 3, 3 9 27। ओके, तो 27 के बाद कौन सा आएगा? 27 के बाद जो आएगा वो 27 के साथ गुना में आएगा। अब 3 7 21 का 1, तो 1 और 2 है तो 3 2 6, 6 और 7 8, 81, 81। यही मेरा आंसर होगा। तो जिस ऑप्शन के लास्ट में नंबर 81 होगा वही आंसर है होगा। तो ऑप्शन 3 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के लास्ट में 81 है, XDQ। ओके, XDQ 81, यही आंसर है। ओके, तो ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन लॉजिकली करना है, टाइम स्पीड एक्यूरेसी के साथ। ओके, बाकी का जो चीजें है वो देखने का ही जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट मत करना है ऐसे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सर्कुलर टेबल सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 people FGHIJK and R are sitting around a circular table facing the center of the table। 7 लोग बोल दिया है, ये जो 7 लोग है ये एक सर्कुलर टेबल में सेंटर को फेस करके बैठा हुआ है। तो देखो सर्कुलर टेबल बोला है तो एक ऐसे सर्कल बना लो। अब 7 लोग बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब देखो क्या क्या बोला है कि I सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। किसी भी जगह बिठा दो कि I सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, J के लेफ्ट साइड में। तो J किधर बैठेगा?
देखो थर्ड में मतलब 1 2 3 यहाँ से और 1 2 3 यहाँ से। तो अगर मैं जे को इधर बिठा दूं ऊपर, अगर मैं इधर बिठाऊं तो ये सेंटर फेस करेगा, मतलब ये सेंटर है। तो जे को अगर मैं इधर बिठाऊं तो यहाँ से राइट साइड में हो रहा है तो इधर नहीं होगा, तो इधर से करना पड़ेगा, तो मतलब जे मेरा इधर आएगा तो इधर हो जाएगा। ठीक है, जे के लेफ्ट साइड में, तो इधर लेफ्ट हो रहा है 1 2 3। देखो सारे लोग ये सेंटर को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे लोग ये सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो जो ये सेंटर को फेस करेगा तो ये जे अगर इसको फेस कर तो ये इधर का राइट होगा, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। तो ये तुम्हारी इमेजिनेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना समझोगे, उतना एफिशिएंसी आएगा तुम्हारा। ओके, अब देखो इसके बाद बोला है कि आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ओके, किसी भी बिठा सकते हो, पर अभी इसको मत छुओ, क्योंकि जे और आई रिलेटेड अगर कुछ दिया हुआ है तो पहले वो करो। ओनली जे सीट्स बिटवीन एच एंड आर। अब बोल दिया है कि एच और आर के बीच में जे है, तो एच इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, आर जो है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इसे ऐसे लिख लो। अब देखो एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, एफ आई का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब एफ इधर भी आई के इधर भी नहीं बैठेगा, इधर भी नहीं, मतलब आई के जो दोनों बगल साइड है लेफ्ट और राइट, इधर एफ नहीं आएगा। तो मेरा मतलब है एफ इधर बैठेगा। ओके, अब बोला है कि अब आओ कि आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, आर सीट सेकेंड। अब देखो जी के लेफ्ट साइड में आर है और वो दूसरे पोजीशन में है। अगर मैं आर को अगर इधर बिठाऊं, ओके, तो क्या ये जी के लेफ्ट साइड में हो रहा है? जी का लेफ्ट साइड तो इधर होगा, तो मतलब, पर इधर तो आर है, ये राइट साइड है, तो मतलब इधर नहीं होगा, तो जी इधर आएगा। तो मतलब जी इधर बैठ रहा है, तो आर सेकेंड पोजीशन में है जी के लेफ्ट में, तो इधर आ आएगा। ओके, तो देखो इधर से मेरा क्लियर हो गया कि मेरा आर जो है, आर इधर आएगा जी के लेफ्ट साइड में दूसरे पोजीशन में। ओके, और एच जो है, एच मतलब इधर आएगा, तो एच इधर बैठ गया और इधर आर नहीं आएगा, मतलब, है ना। तो इधर कौन होगा फिर? इधर जो बचा हुआ है वो आएगा। अब कौन बच गया? देखो एफ जी एच आई जे के, आई जे के बच गया, तो के इधर आएगा और इधर आर आएगा। बस ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन के एंड आर, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन के एंड आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ के, मतलब के का जो राइट साइड है उस राइट साइड से आर तक कितने लोग बैठा है। के राइट साइड से मुझे गिनना है, तो के सेंटर को फेस कर रहा है, तो राइट इधर साइड राइट होगा, के का इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो के राइट साइड से आर तक दो ही लोग बैठा है, जे और एच, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। ओके, दो लोग बैठा है, तो मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे सर्कुलर टेबल सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम हॉल में। जल्दबाजी जल्दबाजी में सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन मत सॉल्व करने लग जाना। अगर 7 और 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट दे रहा है, तो अगर 4 5 या 6 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट दे रहा है तो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो, पर हड़बड़ी नहीं करना। और अगर 7 8 लोग दे रहा है तो ध्यान से करना, क्योंकि अभी एग्जाम इवॉल्व हो रहा है, पहले की तरह कम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट नहीं दे रहा है, सीधा 7 8 लोगों का ही दे रहा है जो टाइम टेकिंग हो रहा है। जैसे कि इधर है, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है इसी साल का। ओके, तो देखो मैं कुछ और सीटिंग अरेंजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लो। ये तो हो गया 7 लोगों का। ओके, अगर अगर 6 लोगों का दे रहा है कि 6 लोग, देखो तो कैसे करोगे, 1 2 इधर एक
इधर है तो 2 हो गया, इधर 3 और 4, ओके, और इधर 5 और 6। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इधर तुम ऐसे भी कर सकते हो, ओके। अगर 8 लोग दे देगा तो बस इधर से एक खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है, ओके। ये है 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट। अगर 4 लोग दे देगा तो कैसे करोगे? 4 लोग अगर दे देगा तो आप कैसे भी कर सकते हो कि ये देखो, एक 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बस ऐसे ऐसे खींच के, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे खींच के भी आप 4 लोगों का बना सकते हो, आप आपके हिसाब से करना, ओके। और अगर 5 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट दे देगा तो कैसे करोगे? देखो, ऐसे 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 करके भी कर सकते हो, या फिर अगर तुम प्रॉपर ऐसे ड्रॉ करके करना चाहते हो तो देखो 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, या फिर तुम ऐसे ऊपर भी खींच सकते हो, ओके। ऐसे करना होता है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, जल्दबाजी में नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेटर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। Which of the following letter number clusters will replace the question mark in the given series to make it logically complete? अब ये जो दिया हुआ है, पहले ध्यान दो कि ये जो नंबर दिया हुआ है ना अल्फाबेट के साथ में, 21 37 53 और 69, तो अब नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में देखो हर एक नंबर एक है, मतलब नंबर देखने का मुझे जरूरत ही नहीं है, नंबर छूने का भी जरूरत नहीं है, और जो ऐसे करता है ना ये सीधा गलती है, उसको नहीं पता है कि कैसे टाइम स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना पड़ता है, ओके। इसीलिए मैंने बोला था कि रीजनिंग में जो तुम्हारा आईक्यू टेस्ट होता है, रीजनिंग तुम्हारा आईक्यू लेवल टेस्ट करता है। देखो, तो नंबर छूने का मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ अल्फाबेट लिखो, ये अल्फाबेट देखो, तो एस ओ डब्ल्यू और क्या है, एक्स टी बी और सी वाई जी और है एच डी एल। अब देखो, इसमें भी ऑप्शन की तरफ ध्यान दो, देखो ए बी सी डी तीनों ऑप्शन में, सॉरी चारों ऑप्शन में से जो ए बी और डी है, इन तीनों ऑप्शन में जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो एक है, जो कि है एम, एक अलग है। अब 90 to 95% चांस है एग्जामिनर जो एक अलग अल्फाबेट से शुरू हो रहा है जो ऑप्शन, वो नहीं होगा, तो सी को मत देखो, सी काट दो पहले ही, ओके। तो ए बी डी में एम फर्स्ट अल्फाबेट है, तो एम को ऐसे ही छोड़ दो, मतलब मेरा फर्स्ट वर्ड जो है वो देखने का कोई जरूरत नहीं है, ओके। मुझे बस ये दो देखना है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि आई के और आई, अब 70% चांस है कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी कट जाएगा, ए और डी में कोई ना कोई आंसर होगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही क्लोज जो आंसर बनाता है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन बना के आंसर सेट करता है। तो फिर भी अगर तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो, अगर ओ से तुम टी जाओगे, ओ से अगर टी जाओगे तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी लास्ट 5, टी से अगर वाई जाओगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई प्लस 5, तो ऑब्वियस बात है ये भी +5 ही होगा, तो वाई जेड ए बी सी डी +5, तो इधर भी +5 ही आएगा डी से, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो मेरा सेकंड जो अल्फाबेट आया वो क्या क्या आया, आई। देखो मैंने बोला था ना कि बी कट जाएगा, ए और डी में ही आंसर आएगा, तो अब मेरा जो थर्ड ऑप्शन है वो चेक करो। देखो, डब्ल्यू से अगर बी तक जाओगे तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी +4, ये +4 का रिलेशन होगा, बी से जी सी डी ई एफ जी, ओके। देखो +5
अब जी से एल तक, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल +5। तो इधर मैंने शायद कैलकुलेशन में इधर किया है डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी बी, तो सॉरी ये +5 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये +5 होगा। तो +5 का ही रिलेशन चलेगा। ओके, देखो इधर भी +5 ही होगा। तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू आएगा, आई क्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। जो ऑप्शन दे दिया गया है दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, गोवा, ये जेके बेस्ट ऑड वन आउट है। देखो इसमें जो ये नाम दे दिया गया है, ये चारों जगह का नाम है, अलग अलग जगह है। अब कैसे समझोगे कि क्या रिलेशन हो सकता है? अगर तुम देखो, तुम लोग सब जीके भी पढ़ते हो, तो देख के समझ ही आ रहा है कि जो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये सब है, ये सब यूनियन टेरिटरीज है। और गोवा जो है, ये अलग एक एकलौता स्टेट है इन चारों ऑप्शन में से। बाकी 3 ऑप्शंस यूनियन टेरिटरीज है हमारे भारत का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, गोवा। ओके, क्योंकि ये स्टेट है एक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए क्लास ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन ओनली वन रो, ए बॉय इज एट 33rd पोजिशन फ्रॉम बोथ द एंड्स इन दिस सीक्वेंस। देखो एक रो है, ये जो रो है इसमें एक बंदा है जो लेफ्ट साइड से, पकड़ लो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से ही अगर तुम काउंट करोगे तो 33rd पोजीशन में वो बंदा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। अब मान लो कि ये 33rd पोजीशन है। ओके, ये 33rd पोजीशन है, जो कि लेफ्ट साइड से भी जाने पर 33rd है और राइट साइड से भी जाने पर 33rd ही है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि टोटल इक्वल्स टू एल प्लस आर -1, ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला को नोट कर लो या फिर याद रख लो। अब देखो एल प्लस आर मतलब लेफ्ट साइड, प्लस राइट आर मतलब राइट साइड। पर ये -1 का मतलब क्या है? देखो एक ही बंदे का जिक्र किया है क्वेश्चन में, तो ये जो एक बंदा है ये इसको तो 2 बार काउंट किया है ना, एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से, तो 2 बार काउंट हुआ है। पर मुझे एक बार ही लेना है क्योंकि एक बंदे को मैं 2 बार गिन नहीं सकता टोटल में से, इसीलिए मैंने एक -1 लगा दिया। ओके, एक -1 आएगा इसलिए। तो 33 + 33 कर दो, 33 + 33 -1, तो कितना होगा 66 -1, तो 65 आंसर हो गया, काम खत्म। यही मेरा आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, ये रिलेशनशिप वाला वेन डायग्राम क्वेश्चन है। तो जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो ये वेन डायग्राम को करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा? देखो कार्डम, पहला ऑप्शन को देखो, कार्डमम, फेनुग्रीक, स्पाइसेस। तो ये जो है ये स्पाइसेस का ही एग्जाम्पल है, जो कार्डमम और फेनुग्रीक है। तो स्पाइसेस के अंदर आएगा। तो अगर मैं पहला ऑप्शन को देखूं, जो पहला ऑप्शन है कि कार्डमम और स्पाइसेस, देखो ये स्पाइसेस है,
ये स्पाइसेस के अंदर कार्डामम और फेनुग्रीक, ये दो अलग अलग जो मसला है, स्पाइस है, ये दोनों अलग अलग है, कार्डामम और फेनुग्रीक। ओके, और ये स्पाइसेस के कैटेगरी में आते हैं। तो पहला ऑप्शन का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं, इंजन, कार्स, प्लांट्स। अब कार के अंदर इंजन होता है, देखो ये कार है और ये कार के अंदर इंजन लगे रहता है, तो ये कार है। और जो प्लांट्स है, प्लांट तो अलग है, प्लांट का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लांट अलग है, तो प्लांट अलग आ जाएगा। ओके, बी का जो वेन डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। अब ऑप्शन सी में आओ। ऑप्शन सी जो है ये बोल रहा है आर्किटेक्ट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स, आर्किटेक्ट हो सकता है, बॉयज भी बन सकता है आर्किटेक्ट, गर्ल्स भी बन सकता है आर्किटेक्ट, पर सारे के सारे पर सारे बॉयज आर्किटेक्ट नहीं बनेगा, सारे गर्ल्स आर्किटेक्ट नहीं बनेगा, है ना। तो इसका वेन डायग्राम जो होगा वो होगा ये आर्किटेक्ट है, ओके, और गर्ल्स जो है वो भी आर्किटेक्ट बन सकता है, और बॉयज जो है वो भी आर्किटेक्ट बन सकता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ओके। और जो ऑप्शन डी है वही मेरा आंसर है कि लॉयर्स, मदर्स, सिस्टर। अब लॉयर्स जो है वो एक मदर भी बन सकता है, एक सिस्टर भी बन सकता है ना, और एक मदर ही एक सिस्टर बन सकता है, और एक सिस्टर ही मदर बन सकता है, क्योंकि कोई लड़का तो मदर नहीं बनेगा, कोई लड़का सिस्टर नहीं बनेगा, ये तो सेम जेंडर रिलेशन है ना। तो मदर और सिस्टर आपस में जुड़ा हुआ है, ओके। तो इसीलिए जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसा होगा कि ये मदर है और ये सिस्टर है, ओके। एक मदर सिस्टर बन सकता है और एक सिस्टर मदर बन सकता है, और दोनों का सेम जेंडर है, और ये दोनों ही लॉयर्स बन सकता है। तो इसीलिए इसका वेन डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन में यही था, चारों ऑप्शंस मैंने समझा दिया, डिटेल में अच्छे से समझना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को यही बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हिच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मींस इज, मतलब इसका जो डिजिट है वो पूछा है, इज ए कोड है, इस कोड का जो डिजिट होगा वो कौन सा होगा। देखो, तो पहले लिख लो कि 2 3 4 5, इसका मतलब है ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डे, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डे, ओके। इसके बाद 6 7 2 8, इसका मतलब है एंजॉय ब्यूटीफुल लाइफ, एंजॉय ए ब्यूटीफुल लाइफ। इसका बाद है 5 9 1 0, इसका मतलब है डे इज वेरी गुड, डे इज वेरी गुड, ओके। और जो लास्ट है 3 0 8 1, इसका मतलब है वेरी गुड एंड लाइफ, वेरी गुड एंड लाइफ। एग्जाम हॉल में तुम इतना अगर नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं भी लिख सकते हो, बस क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर सकते हो, और अगर लिख के करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो जो मुझे बोला है कि ईज का जो डिजिट है वो कौन सा होगा। अब देखो, ईज ये थर्ड ऑप्शन पे है, थर्ड नंबर में है। तो देखो, जो अब देखो, आप क्या करना है कि जो यहाँ से कोड है जो सेम है वो काट दो, सेम कोड राइट हैंड साइड में जो मिल जाएगा वो काट दो, और लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट सेम मिल जाएगा
वो काट दो। ओके, तो देखो यहाँ से वेरी वेरी, ये दोनों कोड सेम है, काट दिया। अब यहाँ से भी कोई सेम डिजिट कटेगा, कुछ भी काट सकते हो, एक एक भी काट सकते हो, ओ भी काट सकते हो। ओके, बस तुम्हें ऐसे ही कैंसिल आउट करना है, राइट हैंड साइड में भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा। ओके, इसके बाद देखो जो डे है, ये देखो डे, यहां से डे जाएगा और यहां से डे जाएगा, और मैंने 3 और 1 में काटा है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 और 1 में ही कटेगा, कोई दूसरे में नहीं होगा। ओके, तो डे और डे कट गया, तो यहां से जो देखो ये 5 और 5 कट गया। ओके, अब देखो एक बचा है, ये एक एक इधर है, तो मतलब यहां से कट जाएगा। देखो गुड और गुड कट गया, तो ये 1 और 1 कट गया। अब देखो और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ये जो इज है, इसका देखो कोड मिल गया 9, तो इसका कोड क्या है 9 है, ये 9 इसका कोड है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 9। इसका जो डिजिट है, इसका डिजिट 9 है। ओके, समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चन, चाइनीज डिकोडिंग क्वेश्चन जो है वो ऐसे करना है, कैंसिल आउट करके। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ये जो ये इमेज दे दिया गया है, ठीक है, ये जो इमेज है, इमेज एक आईना है, एक दर्पण, मिरर है, उसके सामने ये कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं। ये नंबर्स को अगर तुम मिरर में प्लेस करोगे तो मिरर में कैसे दिखेगा? देखो जब भी कभी मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होता है, और अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन दे दे तो वाटर इमेज में अप और डाउन चेंज होता है। ओके, ये याद रखना। तो देखो जो पहला ऑप्शन है, देखो उसमें 4 उल्टा हो गया, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, हटा दो पहला ऑप्शन को। जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ध्यान से अगर देखोगे तो देखो 5 उल्टा हो गया, तो सेकंड ऑप्शन भी चले जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में कोई भी जो चीजें है, जो कोई भी अगर लेटर्स है, कुछ और है, तो वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में चेंज होगा, वो ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, अप और डाउन चेंज नहीं होगा। अप और डाउन चेंज सिर्फ वाटर इमेज में ही होता है। ओके, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो गलत है, सबसे पहले वो ढूंढो, तो अपने आप ऑप्शंस हटते चले जाएगा। जैसे कि देखो 1 और 2 चले गया। अब 3 नंबर को देखो, 3 नंबर जो है इसमें देखो एक जो है, एक उल्टा हो गया है ना, तो ये भी चले जाएगा, नहीं होगा आंसर। तो मेरा लास्ट में सिर्फ एक ही बचता है, ऑप्शन 4। लास्ट मुझे चेक करने का ही जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी एक ही ऑप्शन सही होना है मेरा, तो 4 ही बचता है, ऊपर का 3 तो अपने आप हट गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही चुटकियों में आंसर सॉल्व हो जाएगा। ओके, ऐसे ही टाइम सेव करना है एग्जाम हॉल में, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एफिशिएंसी, उतना अच्छा है, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर का। बोला है क्वेश्चन में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो जो नीचे ऑप्शन दे दिए गए हैं, सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे दिया गया है उस पे ध्यान दो। ओके, देखो ये जो 6 मुझे वर्ड दे दिया गया है, इन 6 वर्ड्स में से मुझे फाइंड आउट करके निकलना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। कैसे करोगे? मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ऑप्शन की तरफ ध्यान दो। ऑप्शन में देखो ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले 3 है, मैंने लिख लिया इधर, तुम लोगों को समझने में आसानी होगा और मुझे भी आसानी होगा समझाने में। देखो तो सबसे पहले देखो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में सबसे जो पहला है वो 3 है, तो
पहले तो 3 आएगा ही इन सब में से, इन छेनों में से। तो ये 3 देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको काट दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जब भी दिख जाए सेम नंबर है पहले या फिर सेकंड, जहाँ पे भी है, तो वो देखने का ही ज़रूरत नहीं। टाइम वेस्ट मत करना। देखो 1 4 4, अब मुझे इतना पता चल गया है कि 4 आएगा। क्यों आएगा? देखो एग्जामिनर जो है वो सबसे क्लोज ऑप्शन में ही आंसर बनाते हैं। ये अलग है, मतलब ये नहीं होगा, 90% श्योरिटी है कि ये नहीं होगा। अगर फिर भी देखना चाहते हो तो देखो, 1 और 4 है, 1 और 4 है, तो मुझे 1 और 4 देखना है, 2 3 5 6 देखने का जरूरत ही नहीं, 1 और 4। अब 1 और 4 में से कौन पहले आएगा? देखो यहाँ पे आरी सेम है, ये देखो री और री सेम है। यहाँ पे जो है एल और एल सेम है, फिर भी मतलब आरियल। यहाँ पे देखो ई और ए पहले आता है, ई के पहले तो ए आता है ना, तो मेरा पहले 4 आएगा, ए पहले आएगा ई और ए में से, तो 4 पहले आएगा। वही देखो यहाँ पे है। तो एग्जाम हॉल में अगर ऐसे कंडीशन है ऑप्शन में, तो ये सीधा आग बंद करके काट दो। ओके, मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 है, वही सेम कंडीशन पहले की तरह, 1 है मतलब एक आएगा, तो ये भी काट दो। ओके, देखने का कोई जरूरत नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे भी सेम, देखो 5 5 5 और 6, ऐसे कंडीशन 5 5 और 6, 5 आएगा, 6 नहीं होगा, 100% 6 नहीं होगा, काट दो। अगर फिर भी देखना चाहते हो तो देखो 5 और 6 है, ये सब मत देखो, ऊपर का 4। यहाँ पे देखो आड़ी आड़ी सेम है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है। पहले कौन आएगा? देखो एस के पहले पी आएगा, पी के बाद एस आता है, पी क्यू आर एस, तो पी पहले आ रहा है, तो मेरा 5 पहले आएगा। और वही देखो मैंने किया अभी, 5 पहले आएगा। ओके, तो मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा मेरा 2 और 6। अब मैं अगर सिर्फ इतना देखूँ, 2 और 6, इतने में से ही मेरा काम चल जाएगा। देखो 2 और 6, तो 1 3 4 6, 1 3 4 5, ये सब देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं देखूंगा 2 और 6 को। तो 2 और 6 में से देखो आर ई एस देखो सेम है, आर ई एस सेम है। इसके बाद ओ और सी, तो पहले कौन आता है? पहले सी आता है, सी के बाद, सी के बहुत बाद ओ आता है ना। तो मेरा जो यहाँ पे 2 और 6 में पहले कौन आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा। तो मेरा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये जो है लास्ट का, ये लास्ट का देखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब इतने में ही मेरा आंसर आ गया है, इतने में ही मेरा आंसर आ गया, तो मैं लास्ट वाला देख के मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूं? तो ऑप्शन सी, यही मेरा आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है। एग्जाम में रिवर्स ऑर्डर में भी डिक्शनरी क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी। मतलब पीछे से सामने की तरफ तुम्हें ऑपरेशन करना है। ओके, अब मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन की तरफ चले आना। ऑप्शन में है 4 5 6, देखो तो 1 2 3 मेरा देखने का कोई जरूरत नहीं, तो सिर्फ 4 5 और 6 को देखो। यहाँ पे देखो कि एपीपी एपीपी एपीपी, ये 3 सेम है। इसके बाद आर ओ आर, तो रिवर्स ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है, तो मतलब ये आर और ओ में सबसे पहले कौन आएगा? कौन आता है? ओ आता है। तो मुझे यहाँ पे 5 को पिक करना नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर है। आर और ओ में सबसे लास्ट में जो आएगा उसको लेना है, तो लास्ट में आर आता है, तो 5 मेरा हट गया। अब 4 और 6, 4 और 6 में देखो यहाँ पे ओ और ए। अब ए और ओ में से ए आगे आता है, ए पहले आता है, तो मुझे 6 को नहीं लेना है,
ओ ए के बाद आता है तो वो लास्ट में आएगा। तो इसीलिए मेरा जो यहाँ पे आंसर राइट होगा वो होगा 4, मतलब इन चारों में से सबसे पहले 4 आएगा। तो सीधा एलिमिनेट कर दो। जो मेरा ऑप्शन ए है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो 2 ऑप्शन मेरा ऐसे ही हट गया। अब 3 है, 3 आएगा तो 3 को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है 3 को देखने का। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो 1 और 2, अगर मैंने सिर्फ 1 और 2 को देखा तो ही मेरा राइट आंसर आ जाएगा, पीछे का देखने का ही ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 और 2 मैंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि देखो ये 2 तो कट गया, सिर्फ यही 2 बचा है। अब ये दोनों में से सिर्फ 1 और 2 में कोई 1 और 2 में कोई सही होगा, तो जो सही होगा वही आंसर हो जाएगा, पीछे का देखने का ही ज़रूरत नहीं। देखो 1 और 2, तो ये 3 4 5 6 देखने का कोई ज़रूरत नहीं। 1 और 2 में देखो कि यहाँ पे ए पी पी आर ओ तक सेम है। देखो ए पी पी आर ओ एप्रो यहाँ तक सेम है। इसके बाद यहाँ पे है एच, सॉरी ये है ए, ये ए है और ये पी है। अब ए और पी में पहले कौन आएगा? ए आएगा, तो एक ऑप्शन मेरा नहीं होगा, पी बाद में आता है, पी लास्ट में, तो 2 सही हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ओके, मेरा 2 सही हो जाएगा। सॉरी सॉरी, बी बी, मैंने सी देख लिया था। जो 3 नंबर में है, थर्ड थर्ड जो कॉलम है वो है 2, 2 मेरा पहले आ रहा है, सॉरी 2 मेरा लास्ट में आ रहा है। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यही मेरा आंसर है, पीछे का मेरा देखने का ही जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने बता दिया कि सिर्फ इतना देखने में ही मेरा आंसर हो गया, ये सी भी चले गया। ओके, तो रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, समझ आया? जो नॉर्मल डिक्शनरी ऑर्डर है वो जो सबसे छोटा है पहले वो आएगा, और रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में पीछे से ऑपरेशन होता है। रिवर्स मतलब पीछे से होगा, मतलब ये इसे पीछे से होगा, जितना बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा। तो इतना याद रखना है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द पेंटागन स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरियंस, द रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स पेयर्स and the circle stands for postgraduates. The given numbers represent the number of persons in that particular category. How many librarians are there who are also postgraduates? मतलब क्या बोला है? देखो ये जो डायग्राम दे दिया गया है, वेन डायग्राम, ये है पेंटागन। ओके, ये जो है ये पेंटागन, पेंटागन का मतलब 5 एंगल है, किसी डायग्राम का 5 एंगल, किसी शेप का 1 2 3 4 5। ये है सर्कल और ये है रेक्टेंगल। ओके, ये जो है ये रेक्टेंगल है। अब देखो जो पेंटागन है इसको बोला है लाइब्रेरियंस, मतलब इसको बोला है लाइब्रेरियंस। ओके, जो सर्कल बोला है ये सर्कल को बोल दिया है पोस्ट ग्रेजुएट्स, सर्कल को बोल दिया पोस्ट ग्रेजुएट, तो पीजी लिख लो। और जो रेक्टेंगल है इसको बोल दिया है कि इनकम टैक्स पेयर्स। ओके, इनकम टैक्स पेयर्स। ओके, अब क्वेश्चन में मुझे बोला है कि ऐसे कितने लाइब्रेरियंस है जो पोस्ट ग्रेजुएट भी है, मतलब ऐसे कितने लाइब्रेरियंस है जो पोस्ट ग्रेजुएट भी है। इसका मतलब है कि लाइब्रेरियंस और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों एक साथ में आएगा, दोनों का जो नंबर है वो एक साथ में आएगा, जुड़ा हुआ आएगा। तो जो इन जोड़ से बाहर है उसको पहले हटा दो, मतलब जो अकेला अकेला है। देखो पेंटागन में ये लाइब्रेरियंस में 10 अलग है, मतलब ये सिंगल लाइब्रेरियन है, तो इसको काट दो। ऐसे ही आईटी पेयर्स में, आईटी पेयर्स का तो यहाँ पे बात ही नहीं हुआ कि कितने ऐसे लाइब्रेरियंस है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आईटी का इनकम टैक्स पेयर्स का कोई बात नहीं हुआ, तो इसका हर एक नंबर जो है वो काट दो। ये रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर्स है वो सब काट दो। देखो 25 भी कट जाएगा,
नहीं, देखो 25 नहीं काटेगा, आई एम सॉरी, 25 नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा बताता हूँ। जो पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट में अकेला 15 बैठा है, तो ये नहीं होगा। और जो इधर देखो, ये पे 8 जो है ये पेंटागन के बाहर है, मतलब लाइब्रेरी से बाहर, तो ये नहीं होगा। ओके, अब 30 और 25। अब 25 को मैंने क्यों रखा, इसका कारण है ये रेक्टेंगल के अंदर होते हुए भी, ये देखो, ये जो है ये पेंटागन के अंदर में भी है, मतलब ये लाइब्रेरियन तो है ही, उसके साथ साथ ये पीजी भी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भी है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है। तो सर्कल के अंदर 30 भी है, और जो कि है लाइब्रेरियन, तो 30 + 25 कितना हुआ, 55। ओके, और यही मेरा आंसर है कि 30 + 25 55, ऑप्शन सी, यही मेरा आंसर है। यहाँ पे इनकम टैक्स पेयर के अंदर भी 25 आता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता कि ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों ही है, मतलब जो लाइब्रेरियन भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है और इनकम टैक्स पेयर्स भी है, तो अकेला 25 आंसर होता। पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा, इनकम टैक्स का जिक्र नहीं किया, सिर्फ लाइब्रेरियन और पोस्ट ग्रेजुएट। क्वेश्चन में यही जगह पे खेल दिया एग्जामिनर ने। तो 30 और 25, ये 25 जो है ये लाइब्रेरियन, पीजी, इनकम टैक्स पेयर सब है। इनकम टैक्स पेयर्स है पर ये लाइब्रेरियन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इसीलिए इसको कंसीडर किया है 25 को। ओके, और टोटल नंबर पूछा है तो 55। समझ आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन? ओके, CHSL का क्वेश्चन है ये, अच्छा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। ये जो नंबर सीरीज दे दिया गया है इसको लिखो पहले कि 3, 6, 12, 24, 48 और इसके बाद क्या आएगा, है ना। देखो आसानी से समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे जो केस चल रहा है ये मल्टीपल है। 3 से अगर 6 जाओगे तो 3 के साथ 2 गुना में है। देखो 3 2 गुना 6, 6 से 12 जाओगे तो 6 2 गुना 12, 12 से 24 जाओगे 12 2 गुना 24, 24 से 48 जाओगे तो 24 2 गुना 48, 48 से तो 2 गुना कर दो 96 होगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देख के ना तुरंत दिमाग में हिट होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा है। ओके, कैसे एफिशिएंसी तुम्हें इतना आएगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना एफिशिएंसी, जितने टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते 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 तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या रिलेशन चल रहा है। ओके, अगर यही पे कुछ और खेल कर सकता था, जैसे कि कुछ प्लस माइनस भी कर सकता था, जैसे कि अगर देखो यहाँ पे 2 गुना किया, अब 2 गुना करने के साथ साथ यहाँ पे +2 या -2 ऐसे भी कर सकता था एग्जाम में, तो वो और भी एडवांस लेवल हो जाता। ओके, पर ऐसा कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को ऐसे ही सिंपल रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये कोडिंग वाला ब्लड रिलेशन है। क्या बोला है, कुछ ऊपर रिलेशंस दे दिया गया है, सीधा जो इक्वेशन दिया है वो देखो कि इफ इतना देन हाउ इज एल रिलेटेड टू वाई। तो एल से वाई का क्या संपर्क है ये पूछा है। तो देखो u प्लस एच, अब a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, मतलब u इज द फादर ऑफ h। ऐसे क्वेश्चन फैमिली ट्री बना के करना है। तो u ये पापा है, u इज द फादर ऑफ h। मेल अगर रिलेशन बोलेगा तो मेल रिलेशन को लास्ट से आइडेंटिफाई करना है, और अगर फीमेल बोलेगा तो फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करना है। ओके, सेम जनरेशन में ऐसे हाइफन होगा साइड में, और नेक्स्ट जनरेशन में नीचे ऐसे आएगा हाइफन। ओके,
ये पापा है, ये इसके संतान है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन हुआ, इसलिए ये नीचे आया, ऐसे हाइपन देकर नीचे है, नीचे लिखना है। ओके, फैमिली ट्री बनाना है ऐसे। देखो अब H इंटू एल, H इंटू एल का मतलब क्या है कि A इज द ब्रदर ऑफ B, मतलब H इज द ब्रदर ऑफ L। देखो बोल दिया कि H ब्रदर है, मेल है, तो इसलिए प्लस हुआ, L का ब्रदर है। ओके, तो अब ये देखो ये सेम जनरेशन में है, तो इसीलिए साइड में हाइफन देकर मैंने लिख दिया। ओके, अब देखो L माइनस क्यू, इसका मतलब क्या है कि A माइनस बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, तो L इज द सिस्टर ऑफ Q होगा, मतलब L जो है, L सिस्टर है, L इज द सिस्टर ऑफ Q, ऐसे हुआ। ओके, इसके बाद Q भाग R, इसका मतलब क्या है? Q भाग R मीन्स कि Q इज द मदर ऑफ R। देखो A भाग B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, तो मतलब Q इज द मदर ऑफ R। ओके, तो Q इज द मदर ऑफ R, किसका? R का, तो ऐसे हुआ। अब क्या बोला है? R माइनस वाई, R माइनस वाई का मीन कि A माइनस बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, तो मतलब R इज द सिस्टर ऑफ Y, R इज द सिस्टर ऑफ Y। देखो जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स है इसको मैंने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, और जितने भी प्लस है इसको प्लस से। इस Y का जेंडर नहीं बोला है कि Y कौन सा जेंडर है, मेल या फीमेल, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब क्वेश्चन में बोला है कि हाउ इज एल रिलेटेड टू वाई, हाउ इज एल, ये जो एल है, एल रिलेटेड टू वाई, मतलब वाई से एल का क्या रिश्ता है, एल वाई से कैसे संपर्क करेगा, कैसे संबंधित है। देखो ये जो है वाई, वाई का बहन है आर, तो ये तो आपस में सिबलिंग्स हो गया, है ना। अब इन दोनों का जो मम्मी है वो कौन है? वो क्यू है। अब क्यू का बहन है एल, तो एल और क्यू ये आपस में सिबलिंग्स हो रहा है, ये पूरा ही आपस में सिबलिंग्स है, ठीक है। तो इधर एल और क्यू आपस में सिबलिंग्स है, तो क्यू का बहन है, तो वाई का क्या होगा? ये वाई का मौसी हो जाएगा, अंट हो जाएगा, मैटरनल अंट। ओके, मतलब मैटरनल सिस्टर, तो मतलब क्यू के हिसाब से ये एल मैटरनल सिस्टर होगा, और वाई के हिसाब से क्या होगा? ये अंट होगा, मैटरनल अंट। पर क्वेश्चन में बोला है मदर सिस्टर। क्वेश्चंस देखो कि जो ये फीमेल में आएगा, तो सारे के सारे ऑप्शंस फीमेल, 3 ऑप्शंस है, एक ऑप्शंस मेल है क्योंकि मदर्स ब्रदर, तो वो तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, तो जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, मदर्स सिस्टर। ये मदर है, ये मदर का सिस्टर है। ओके, समझ आया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चंस अगर तुम एग्जाम हॉल में छोड़ के आओगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, साफ साफ मैं कह दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस नंबर दिलाने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस को मत छोड़ना। ओके, समझ आया? तो जब भी कभी कोडेड ब्लड रिलेशन आएगा ऐसे फैमिली ट्री बना के ही सॉल्व करना। ओके, गलत नहीं होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये जो मैट्रिक्स दे दिया गया है ना क्वेश्चन में, ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो इतने नंबर्स है, इतने नंबर्स के साथ क्या रिलेशन हो रहा है, मुझे ये फाइंड आउट करके ये मिसिंग नंबर निकालना है। ये यहाँ पे क्या किया है पता है? देखो ध्यान से, 5, ये ऑपरेशन जो है ये रो वाइज है, ठीक है, रो वाइज होगा। देखो कैसे होगा, 5 के साथ 8 का गुना करो तो कितना होता है? 40। 40 में से 8 माइनस दे दो, कितना होता है? 32। 5 इंटू 8 कितना होता है? 40। 40 से यही 8, ये बीच वाला 8 माइनस दे दो, कितना होता है? 32।
इसके बाद ऐसे ही सेम रिलेशन यहाँ पे हुआ है, देखो 9 इंटू 6 54, और उसी तरीके से ये बीच वाला जो नंबर है 6, इसको माइनस कर दो तो कितना होगा 48। और बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी कर दो तो 7 इंटू 9 63, और यहाँ से 9 को माइनस कर दो तो कितना होगा 54। ओके, और यही मेरा आंसर है। ये कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके ओके, समझ आया? ये क्वेश्चन बिहार स्टेट में आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इन्हें सर्टेन कोड लैंग्वेज फेंट इज कोडेड एज इतना एंड GRME इज कोडेड एज इतना, हाउ विल ऑयल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो क्या बोल दिया है कि फेंट इसको बोला है कि 20, 14, 9 और 16, और जो GRME है, GRME ये बोल दिया गया है कि 513187 है ना। और बोला है कि पॉइल क्या होगा फिर। अब देखो, जो नंबर है पहले ये नंबर लिख लो। एफ का नंबर है 6, ए का नंबर है, मतलब जो प्लेस वैल्यू है ये, मतलब प्लेस वैल्यू, एफ का प्लेस वैल्यू 6 है, ए का प्लेस वैल्यू 1 है, आई का प्लेस वैल्यू 9 है, इन का प्लेस वैल्यू है 14, और टी का प्लेस वैल्यू है 20। ओके, ऐसे ही इसका लिख लो कि जी का जो प्लेस वैल्यू है, देखो जी का है 7, आर का है 18, एम का है 13, और ई का है 5। ओके, तो ऐसे ही पॉइल का लिख लो। ये जो पी है, पी का कितना प्लेस वैल्यू है 16, ओ का कितना है 15, आई का कितना है 9, और एल का कितना है 12। ये प्लेस वैल्यू हो गया। अब देखो, अगर मैंने ये सजाया, ये ऐसे लिखा है पर इससे मैच नहीं कर रहा है ना। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हर एक का देखो, यहाँ पे भी मैंने लिखा तो इधर मैच नहीं कर रहा। तो ध्यान से अगर देखोगे तो देखो, जो 20 है ये 20 पहले लिखा हुआ है इधर, और जो 6 है ये 6 सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। इधर देखो, जो जी है इसका देखो प्लेस वैल्यू है 7, तो ये लास्ट में लिखा हुआ है, और जो ई का प्लेस वैल्यू है ये 5 है, इसको देखो पहले लिख दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है ना। अब चेक कर लो कि ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा है या नहीं। देखो, पीछे से रिवर्स मतलब पीछे से शुरू शुरू तक है। तो टी का देखो प्लेस वैल्यू 20, ये आगे लिख दिया। एन का देखो 14, तो 14 को इधर लिख दिया। आई का देखो 9, तो 9 को इधर लिख दिया। और ए का देखो 1, ए को लिख दिया। और एफ का देखो 6, तो इसको इधर लिख दिया। समझ आया? पीछे से सामने की तरफ लिखा है। ओके, तो ऑयल जो है देखो, ये भी यही है, पीछे से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑयल जो है एल इसका पहले आएगा, तो ये होगा 12, आई इसके बाद 9 आएगा, ओ का 15, तो ये 15 चले आएगा, और पी का है 16, 16 चले आएगा। ओके, और यही मेरा आंसर होगा 12, 9, 15, 16, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। ओके, ऑप्शन नंबर बी, और यही मेरा
आंसर है। ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। ये जो स्टेटमेंट दे दिया गया है इनइक्वालिटी का, इसको तुम सत्य मान लो और फाइंड व्हिच ऑफ द कंक्लूजन एमंग गिवन कंक्लूजन्स इज और आर डेफिनेटली ट्रू एंड देन गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली। स्टेटमेंट को ध्यान से देखने के बाद ये जो कंक्लूजन दे दिया गया है कि कौन किससे छोटा है बड़ा है, ये सही इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये तुम्हें फाइंड आउट करके आंसर देना है। ओके, तो पहले देखो मैं लिख ले रहा हूं, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, डी लेस देन ई, ई लेस देन एफ, सी इक्वल्स टू जेड, बी बी लेस देन डी एंड सी ग्रेटर देन एफ। ये स्टेटमेंट दे दिया गया है। ओके, अब इसको मुझे सजा के लिखना है, नहीं तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा कि कंक्लूजन कौन सा सही है कौन सा गलत। ओके, तो कैसे मैं रीअरेंज करके सही तरीके से मीनिंगफुल वाइज लिख सकता हूँ। देखो जो यहाँ पे बी है, सेम एलिमेंट को पहले ढूंढो कि बी यहाँ पे है तो बी के साथ कौन सा रिलेशन में है, डी रिलेशन में है। तो पहले इसको लिख लो रीअरेंजमेंट करके, ठीक है, कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड बी के साथ ऐसे लेस देन में डी। अब डी के साथ देखो कौन सा एलिमेंट है, डी के साथ है ई, तो डी लेस देन ई लिख लो। ओके, अब ई के साथ देखो कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एफ जुड़ा हुआ है, तो ई के साथ एफ को ऐसे लिख लो। अब देखो एफ के साथ कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एफ के साथ जुड़ा हुआ है सी, सी ग्रेटर देन एफ मतलब सी एफ से बड़ा है। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, एफ लेस देन सी मतलब सी जो है एफ से बड़ा है और एफ जो है वो सी से कम है। ओके, अब सी के साथ कौन रिलेशन में है, जेड रिलेशन में है, सी इक्वल्स टू जेड मतलब सी और जेड जो है वो बराबर है। ओके, ये मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। एक बार चेक करके भी देख सकते हो कि कुछ छूट गया है या नहीं। देखो ए बी है, डी ई है, ई के साथ एफ है तो एफ भी आ गया, और सी और जेड है तो सी और जेड है, बी डी सी एफ, बी डी सी एफ, कोई मेरा छूटा नहीं। ओके, ये मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। ओके, अब क्वेश्चन में जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो देखो कि जो ऑप्शन 1 बोला है कि बी लेस देन सी, क्या यह सही है? देखो बी और सी, बी सी से छोटा है। ओके, सी जो है वो बी से बड़ा है, और इसके मिडिल में जितने भी सारे साइन है वो भी तुम्हें ध्यान देना है। कुछ चीजें जो है वो मैं बता दे रहा हूं। देखो कि अगर ऐसे साइन एक दूसरे के आमने सामने है तो इससे रिलेशन फॉलो नहीं होगा इस केस में। ओके, अगर ऐसे पलटा हुआ है तो इस केस में भी रिलेशन फॉलो नहीं होगा। अगर दो औरतें आपस में झांझो कर रहा है तो इस केस में रिलेशन फॉलो नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। अगर किसी संसार में दो चूल्हाएं अलग अलग जल रहा है तो उस केस में भी कोई रिलेशन फॉलो नहीं होगा। ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। ओके, ये दो केस में कभी भी रिलेशन फॉलो नहीं होगा, हमेशा रिलेशन फॉलो होगा ऐसे ऐसे। ओके, परिवार का जो हर एक सदस्य है वो अपने से जो बड़ा है, ओके, उसका बात मानेगा। ओके, ऐसे ऐसे फॉलो होगा, ये कंडीशन सही है। अगर ऐसे भी है ये कंडीशन भी सही होगा। ओके, इतने सारे चीजें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा साइन ये होगा। ओके, इसके बाद
इसके बाद जो आएगा वो ये साइन आएगा, और इसके बाद आएगा ये इक्वल्स टू का साइन। ओके, ये जो बड़ा वाला साइन है ये है परिवार का ग्रैंडफादर, दादाजी। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो। और ये जो है ये है तुम्हारे पापा, फादर साहब, पिताजी। ओके, और ये जो इक्वल्स टू है ये है तुम, मैं। ओके, ये है हम लोग, बच्चे, परिवार का। ओके, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। ओके, तो बी लेस देन सी, यहाँ पे एक बार नजर मारो। देखो सब कुछ एक डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये देखो ऐसे रिलेशन मेरा फॉलो हो रहा है। तो पहला जो कंक्लूजन है ये मेरा सही है। ओके, अब सेकंड कंक्लूजन देखो, सेकंड बोला है कि जेड ग्रेटर देन ई, जेड ग्रेटर देन ई। क्या ये कंक्लूजन सही है? देखो सी और जेड बराबर है, तो मतलब इसको जेड ही तुम मान सकते हो। अब जेड जो है इससे बड़ा है, कंक्लूजन मेरा सही हो गया। जेड जो है इससे बड़ा है, देखो इसका मतलब क्या है कि ई लेस देन जेड, ई छोटा है जेड से। ओके, तो मेरा ये क्वेश्चन, ये कंक्लूजन भी सही हो गया, और बीच में कोई ऐसा वैसा ऐसा कंडीशन नहीं है। अगर देखो अगर ई से जेड तक मेरा कोई भी ऐसा साइन आ जाता, ये ऐसा बीच में, ओके, ऐसा अगर आ जाता तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होता, तब ये गलत हो जाता। ओके, ये भी ध्यान रखना है तुम सबको। ओके, अब देखो ऑप्शन जो कंक्लूजन 3 है ये क्या कहा है? ये कहा है कि डी लेस देन सी। क्या ये कंक्लूजन सही है? डी इधर, सी इधर, देखो बीच में सब एक ही डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, और बीच में कोई इक्वल्स टू या कोई और साइन नहीं है, ये ऐसा साइन, ये ऐसा साइन नहीं है। अगर दोनों मिक्स है, देखो अगर दोनों मिक्स है, मान लो कि ये एक है, कुछ इधर एलिमेंट है, मान लो कि एक ए इधर है और यहाँ पर बी है, और फिर यहाँ पर जो है सी है, तो और मुझे जो कंक्लूजन दे दिया कि ए इज ग्रेटर देन सी, इसके आगे कोई और एलिमेंट है। ओके, मान लो कि डी है इधर, तो ए ग्रेटर देन अगर सी बोल दिया है, तो इधर देखो ये जो साइन है ये कंसीडर नहीं होगा इस केस में। ए ग्रेटर देन सी, कंक्लूजन मेरा सही है, सेम डायरेक्शन में है, पर ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि एक परिवार में ग्रैंडफादर हमेशा बड़ा होता है, तो ये वाला सबसे बड़ा है, ये वाला साइन, तो ये कंसीडर होगा उस केस में। ओके, अब देखो डी लेस देन सी बोला है, मतलब डी जो है वो सी से छोटा है, तो डी लेस देन सी, ये देखो ये देखो ये देखो, डी छोटा है सी से और सी बड़ा है डी से। ओके, मतलब सी इज ग्रेटर देन डी, तो मेरा ये वाला जो कंक्लूजन है ये भी सही हो गया। ओके, मेरा हर एक कंक्लूजन सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल कंक्लूजन्स आर ट्रू, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ओके, और यही मेरा आंसर है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सोच समझ के करना। ओके, समझना, क्वेश्चन आसान है, ऐसे होता है। ओके, पहले रीअरेंज करना है, फिर जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो ध्यान से देखना है, और ये वाला जो रूल मैंने बताया ये तुम्हें याद होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं जितना हो सके तुम सभी को हर एक क्वेश्चंस डिटेल में समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि तुम सबको समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं अलग अलग टाइप का रीजनिंग का। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा। हर एक क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में कैसे टैकल करना है वो टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी मेंटेन करके तुम सब कर पाओगे। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। मैं और भी क्लासेस करा चुका हूँ, मैथ का, जीके का और करंट अफेयर्स का। वो सारे जो क्लासेस है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर लेना।
प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख लेना हर एक क्वेश्चंस को। और जो मॉक टेस्ट है, तुम सब मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट में तुम सभी को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहो, तभी एग्जाम हॉल में अच्छे से कर पाओगे और अच्छा मार्क्स ला पाओगे। मैं और भी सारे क्लासेस लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो अगर मैं कोई भी नया क्लास वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास चले आएगा। ओके, अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर करना। देखो, मैं तुम सबको फ्री में ही पढ़ाऊँगा। इस चैनल पे मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं लॉन्च करूँगा, ये मेरा तुम सभी से वादा है और ये मेरा इच्छा भी है। तो पढ़ते रहो, और मैं तुम सभी से एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि अभी ये चैनल बहुत ही छोटा है, क्योंकि मैंने नया ये चैनल शुरू किया। तो तुम सब मिल के शेयर करो इस चैनल को और इस चैनल को बड़ा बना दो। तो पढ़ने पढ़ाने में मेरा भी मज़ा आएगा, मैं भी मोटिवेट रहूँगा। जो भी सजेशंस है वो कमेंट में लिख देना, मैं पढ़ लूँगा। और मोटिवेटेड रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन सब से दूर रहो। खुद का एक टारगेट, एक गोल सेट कर लो और उसके लिए जी जान मेहनत करो। जब ये सक्सेस अचीव हो जाएगा तो तब पीछे मुड़ के देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा तुम सबको। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, अच्छे से खाते पीते रहो, अच्छे से नींद लो, हो सके तो एक्सरसाइज कर लो, बॉडी एक्टिव रहेगा हमेशा। ओके, तो चलते हैं, अभी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए तुम सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हंसते रहना। ओके, बाय।